रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। क्लियर? और बेंडिंग होती कहां पर है? हमेशा सरफेस पे। क्लियर? सपोज एयर से कहां जा रही है आपकी लाइट रे? ग्लास में। क्लियर? सो बेंडिंग कहां पे होगी आपकी? ऑन द सरफेस। अब जैसे ही ग्लास के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है वो, तब आपकी बेंडिंग होगी। और यहां पर हमने क्या बना दी पहले? नॉर्मल। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? अब ये रे ऑफ लाइट आ रही थी, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे जब स्ट्राइक की तो क्या होगा? ये डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, बट ये किस तरफ बेंड हो गई? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। सो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या थी आपकी? नॉर्मल। ये क्या हो गई? इंसिडेंट रे। और ये रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? यहां तक बेटा? अब इसमें क्या हुई है? बेंडिंग किस तरफ हुई? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब लाइट रे रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो वो किस तरफ बेंड होती है? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ये कैसे पता चलेगा हमें? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है वो रेयर मीडियम होता है। आपके पास दो मीडियम है, आपको दोनों की स्पीड ऑफ लाइट पता है। क्लियर? तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर मीडियम होगा, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है वो डेंसर मीडियम। और अगर एक मीडियम आपके पास एयर है तो वो हमेशा रेयर मीडियम ही होगा। क्लियर? अगर एक मीडियम आपके पास एयर है तो वो हमेशा रेयर मीडियम ही होगा। वैक्यूम है जैसे, तो वो भी आपका रेयर मीडियम होगा। क्लियर? याद रहेगा ये चीज बेटा। अब अगर लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जा रही है तो क्या होगा? यानी कि अब इसी को हम रिवर्स कर दें, ग्लास टू एयर जा रही है अगर आपकी लाइट रे, तो वो किस तरफ बेंड होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल बना ली पहले, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये जानी चाहिए ऐसे सीधी, बट ये अवे हो गई। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया? एंगल आर जो बना था हमारा वो एंगल आई से छोटा था, और यहां पे जो एंगल आर बन रहा है वो एंगल आई से बड़ा है। क्लियर? तो दो ही केस आपके पॉसिबल है, या तो रेयर टू डेंसर जाएगी या डेंसर टू रेयर। क्लियर? ऑब्लिकली। क्लियर? नाउ अब इसके बाद बेटा अगर सपोज आपकी लाइट रे अलोंग दी नॉर्मल जा रही है तो क्या होगा बताओ? वो स्ट्रेट अवे पास कर जाएगी विदाउट बेंडिंग। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी लाइट रे सरफेस पे परपेंडिकुलर है, तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो उस केस में आपका एंगल आर भी 0 डिग्री हो जाएगा और वो स्ट्रेट अवे पास कर जाएगी विदाउट बेंडिंग। क्लियर? अब ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्यों है बताओ? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। क्लियर? या डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। हर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आपकी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है सडनली, तो सडनली वो आपका डेविएट हो जाती है अपने पाथ से। क्लियर? तो यानी वो कब डेविएट होगी, ये भी रीजन समझ में आया कि सरफेस पे ही क्यों डेविएट होती है। क्लियर? जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई तो वो वहीं से मुड़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? याद रहेगा ये चीज बेटा सबको? सो रिफ्रैक्शन का मीनिंग समझ आ गया, रिफ्रैक्शन का कॉज समझ में आ गया आप लोगों को। क्लियर? अब ये स्पीड ऑफ लाइट कैसे रिफ्रैक्शन कराती है वो भी हमने देख लिया। अगर आपकी स्पीड ऑफ लाइट देखो, रेयर मीडियम क्या बताया था जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो अगर कोई ऐसे मीडियम से लाइट रे किसी ऐसे मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है तो वो किस तरफ बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर कम स्पीड वाले मीडियम से ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वाले मीडियम में एंटर हो रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्लियर? और ये तभी होगा जब ऑब्लिकली एंटर कर रही है। ऑब्लिकली मतलब साइडवेज। अगर नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल अगर एंटर कर रही है तो विदाउट बेंडिंग वो पास हो जाएगी।
क्लियर? ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। नाउ अब एक और आपका एक एक्सपेरिमेंट टाइप था ग्लास स्लैब वाला। ग्लास स्लैब में क्या होता है, अब एयर टू ग्लास लाइट रे पहले एंटर हो रही है और वापस एयर में जा रही है। तो इसमें क्या होगा, पहले लाइट रे एयर टू ग्लास जा रही है तो किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर? तो यहां पे आपका आई और ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ अब यहां पे दोबारा रिफ्रैक्शन होगा और किस तरफ बेंड होगी लाइट रे आपकी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपका एंगल आर ही रहेगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप ये देखोगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंस, और इस रे को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। और जो एक्चुअल रे थी आपकी, ये इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई आपकी, और ये फाइनली इमरजेंट रे। अब आपकी इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, आपकी ये दोनों रेज पैरेलल होंगी, इंसिडेंट रे। क्लियर? अगर इंसिडेंट रे को हम सीधा करें तो ये दोनों रेज आपको आपस में क्या दिखेंगी, पैरेलल, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और ये पैरेलल क्यों दिख रही है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जितना वो अंदर की तरफ बेंड हुई थी उतना ही यहां पर आने के बाद बाहर की तरफ बेंड हुई। क्लियर? जिससे आपकी ये दोनों रे, एक्चुअल रे जो आनी थी और जो फाइनली निकल रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। क्लियर हो गया यहां तक? नाउ नेक्स्ट फर्दर आपका बेटा इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां कहां ऑब्जर्व करते हो आप नॉर्मली, बताओ? ग्लास ऑफ वाटर में पेंसिल डाल दोगे तो वो आपको बेंड दिखने लगेगी, ठीक है। और स्विमिंग पूल में आपका जो सरफेस होता है बॉटम, वो आपको क्या लगेगा, थोड़ा सा राइज दिखेगा। या आपने कोई कॉइन डाल दिया सपोज ग्लास ऑफ वाटर में, तो वो आपको अगर देखोगे साइडवेज तो आपको उठा हुआ दिखेगा। क्लियर? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्स क्या, स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं आपको, वो किसकी वजह से होता है, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, ठीक है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या क्या है आपके, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला आपका बेटा क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie at the same plane, all lie on the same plane at the point of incidence, ठीक है। सेकंड आपका क्लियर है इसका मीनिंग, कि ये तीनों रेज आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। लाओ लाइक अगर सपोज इसके अलोंग अगर आपकी इंसिडेंट रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इसी के अलोंग चलेगी। क्लियर? सेम प्लेन पे ही रहेगी और नॉर्मल भी हमें उसी प्लेन पर ही बनाना है। मेनली आपके इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे की बात है, रिफ्रैक्टेड रे की, क्योंकि नॉर्मल तो उसके अकॉर्डिंग ही आप बनाओगे, ठीक है। तो वो तीनों आपकी सेम प्लेन पे लाई करेंगी, कहां पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्लियर है, जहां पे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है सरफेस को, वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है आपका। नाउ सेकंड लॉ क्या है, और सेकंड लॉ को स्पेशली किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ कांस्टेंट पेयर ऑफ मीडियम, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो आपका जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। लाइक अगर हमने एयर टू ग्लास ले लिया तो एयर टू ग्लास जो आपका कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे आप एंगल कितना भी उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हो आई और आर को। जैसे जैसे आई चेंज करोगे वैसे वैसे आर चेंज होता जाएगा, बट उनकी जो रेशियो है वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। आई ये बात समझ में, आई के अकॉर्डिंग आपका एंगल आर चेंज होता रहेगा, बट आपका जो रेशियो है साइन आई अपॉन साइन आर एयर टू ग्लास के लिए
वो वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, और इस कांस्टेंट को फर्दर हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? और अगर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम पहला मीडियम एयर ले रहे हैं और दूसरा जो भी आपका मीडियम है लाइक ग्लास, तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोलेंगे। क्लियर? अगर पहला मीडियम आपका एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है, एयर टू ग्लास लाइट रे जा रही है, वहां पर आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हो, तो जो इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है? और इसी को फर्दर हम एब्सोल्यूट वर्ड भी जोड़ देते हैं। एब्सोल्यूट मतलब आपका कि फाइनल आपका फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वो यही होगी। क्लियर यहां तक? नाउ अब अगर सपोज एयर के अलावा कोई और मीडियम हुआ तो तब हम सिंपली उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वो मीडियम का नाम भी बताएंगे। क्लियर? सपोज आपकी लाइट रे कहां से कहां? वाटर टू ग्लास जा रही है। ठीक है? तो पहला मीडियम क्या हो गया आपका? वाटर, दूसरा मीडियम ग्लास। अब वाटर टू ग्लास जा रही है तो आप साइन आई अपॉन साइन आर लगाओगे यहां पे। तो साइन आई अपॉन साइन आर मतलब साइन आई किसका? वाटर का, कि वाटर में कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। ग्लास में साइन आर आपका लगेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्लास में कितना है, लाइक ये हो गया। देखो वाटर से ग्लास में जा रही है, ऐसे बेंड हो गई टुवर्ड दी नॉर्मल। क्लियर? तो ये आई वाला एंगल आपका वाटर में आ रहा है और ग्लास में आपका आर वाला एंगल आ रहा है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। आई ये बात समझ में बेटा सबको कि अगर दोनों मीडियम ही अदर देन एयर है तब वहां पर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू को क्या लिखेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर पहला मीडियम एयर होता है तब हम विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखते हैं, तब हमने सिंपली बता दिया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहां तक क्लियर हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि वहां पर हम एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम एंगल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से भी हम अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 करके। अब इसमें भी अगर आपका मीडियम 1 एयर हो गया, क्लियर, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम जो आपका मीडियम 2 है, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्लियर? अगर वहां ग्लास है मीडियम 2 में तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बन गया। ठीक है? और अगर दोनों ही मीडियम अदर देन एयर है तो उसको क्या बोलेंगे? अगेन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जिसके रिस्पेक्ट में वो भी हमें लिखना है। फिर अगर यही चीज अगर हम ले लें, वाटर टू ग्लास जा रहे हैं, हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हमारा वाटर है, यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ग्लास है। ठीक है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखेंगे। ये ध्यान रखना बेटा, यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं? जो सेकेंड मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। क्लियर हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक? इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं आपको, या तो स्पीड ऑफ लाइट दोनों दी हो या एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे देंगे, एक स्पीड ऑफ लाइट दे देंगे। कैलकुलेट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है आपको ध्यान से और सॉल्व करना है। अब इसमें सपोज हमने जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकल रहा है इससे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 2 तो क्या करें? इसका रेसिप्रोकल। क्लियर? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते किससे हैं? N1 2। देखो 1 ऊपर 2 नीचे, यानी इसका मतलब क्या है? 1 से 2 में लाइट रे जा रही है। क्लियर? अगर हमें सेकंड वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो N12 लिख रहे हैं। अगर फर्स्ट वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2N1। ठीक है? यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और इसका मतलब क्या है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। आया समझ में? बुक में बनाया भी होगा, देख लो बेटा ध्यान से। क्या है पेज नंबर? टू 25 पे, 223, 4, 5 पे आपका यही सब दिया हुआ है। क्लियर? नाउ अब इसके बाद सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे किसका होता है? डायमंड का। और सबसे कम एयर का। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का। क्लियर? याद रहेगा, डायमंड का ज्यादा होने का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है। इसका क्या मीनिंग हुआ? स्पीड ऑफ लाइट डायमंड की बहुत ही कम है। क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड बहुत ही कम है। देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम स्पीड ऑफ लाइट कैसे जज कर सकते हैं? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में होगी। क्लियर? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है कि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिए, अब पूछा स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। क्लियर? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लाइक कि बेंडिंग ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगी आपकी, चाहे वो टुवर्ड द नॉर्मल हो चाहे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो। क्लियर? जिसमें जितना ज्यादा, आप सपोज एयर की बात कर रहे हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली 1 है, ठीक है। अब एयर टू ग्लास जा रहा है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 सपोज ग्लास का, ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, ठीक है। अब एयर टू ग्लास जाने में बेंडिंग ज्यादा होगी या एयर टू वाटर जाने में बेंडिंग ज्यादा होगी? एयर टू वाटर, क्योंकि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास से ज्यादा है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज वाटर में जाने में ज्यादा होगी एयर टू। आया समझ में? ये मैंने रफली बताया बेटा, वैल्यूज फिक्स नहीं है, ठीक है। ग्लास किस टाइप का है वो डिफर करता है, ठीक है। मैं आपको वैल्यूज के बेसिस पे चूज कैसे करना है वो बता रहा हूं। क्लियर हो गया? नाउ उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। दो टाइप के लेंसेज है आपके, लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। तो दो टाइप के लेंस है आपके, कौन कौन से? कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स। और ये वाला आपका बेटा कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है? बीच में से पतला होता है और एजेस पे ब्रॉडर होता है। क्लियर? बीच में थिन होता है सेंटर पे और एजेस पर थिक। और कन्वेक्स इसका उल्टा, एजेस पर थिन और सेंटर पर थिक। क्लियर है? दोनों के ही दोनों तरफ फोकस होते हैं बेटा। क्लियर? और बीच में हमें क्या करना है? एक लाइन बनानी है डॉटेड, और वहां पर सेंटर पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ओ, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? क्योंकि दोनों तरफ सरफेस है तो दोनों सरफेस का भी मिड पॉइंट हमें वहां पर लेना है। अब जो भी पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं वो हमेशा ओ से ही मेजर करके करने हैं। ओ से दोनों तरफ फोकस होंगे बेटा, F1 और F2 इस तरफ। क्लियर? और ये जो डिस्टेंसेस हैं, डिस्टेंस आपको क्या ध्यान रखने हैं? इक्वल होने चाहिए। और साथ में यहां पे 2F1 और यहां पर क्या आ जाएगा? 2F2। क्लियर? और ये डिस्टेंस कितने लेने हैं आपको? 2 सेंटीमीटर लेना। क्लियर? 2 सेंटीमीटर ले लेना नॉर्मली, ठीक है। नाउ इसी तरह कनकेव वाले में क्या होगा? दोनों तरफ अगेन F1 F2 और 2F1 2F2, ठीक है। फिगर थोड़ा सा मिक्स हो रही है, ध्यान से समझ लेना इसे बेटा। क्लियर है ना कि आपको 2-2 सेंटीमीटर के गैप पर ये पॉइंट्स लिखने हैं। अब कन्वेक्स के लिए कौन सा फोकस जरूरी है, या अगर लाइट रे पास हो रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो कौन से फोकस से पास होगी बेटा? F1 से कि F2 से? F2 से। और कनकेव में अगर लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, वो कहां से पास होगी? F1 से अपीयर होगी। अब ये हमें कैसे याद रहेगा बताओ? या क्या लॉजिक है, क्यों पास कर रही है वहां से? क्या वो कन्वर्जिंग तो हमें बाद में देख के पता चला ना कि एक लाइट रे कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हमने कन्वर्जिंग बोल दिया।
बट ये कन्वर्ज कर ही क्यों रहा है? लॉ होता है, सारी चीजें वैसे ही याद कर लेते हैं एसएसटी की तरह, है ना। ध्यान से देखो, आपका जो ये पहला सरफेस है इसका फोकस किस तरफ है? इसका फोकस इस तरफ बनेगा, जिस तरफ से ये स्फीयर कंप्लीट होगा, तो इसका फोकस F2 है। इसीलिए जो पैरेलल लाइट रेज आ रही है वो F2 से पास होगी कन्वेक्स में। क्लियर? जिस तरफ पहले वाले का फोकस आपका पड़ेगा, पहला सरफेस जो है। क्लियर हुआ अब ये पॉइंट? इसी तरह जब कनकेव में आ रहा है तो क्या होगा बेटा, इसमें ये वाला सरफेस, पहला सरफेस बोला है मैंने, पहले वाले सरफेस का फोकस किस तरफ है? इस तरफ, F1 पे। तो F1 से ये क्या करेगी? अपीयर करेगी। इस पॉइंट को हमें F1 तक ज्वाइन करना है और फिर स्ट्रेट कर देना है। क्लियर? और ध्यान ये रखना है कि ये इसके इधर से ही पास करे, लेंस के ऊपर की तरफ से पास नहीं करे। क्लियर? क्योंकि लेंस के दूसरी साइड से ही लाइट रे निकल रही हैं आपकी। क्लियर हो गया बेटा फिगर कि पैरेलल रे? और इसमें आपका रूल 1 भी कवर हो गया कि अगर कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो कहां से पास करेगी? कनकेव में F1 से अपीयर करेगी और कन्वेक्स में F2 से पास होगी। यहां तक क्लियर हुआ? फर्स्ट रूल आपका दोनों का। अब प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस का हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या है? जहां पर सारी पैरेलल रेज किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ऑल रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू दैट द पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस। जहां से आपकी सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पास हो रही हैं, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और इस वाले केस में क्या बोलेंगे? जहां से आपकी सारी पैरेलल रेज अपीयर टू कम फ्रॉम हो रही है, जहां से आ रही है मतलब। क्लियर? जिस पॉइंट से, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। क्लियर? इसमें एक्चुअली में पास हो रही है जितनी भी पैरेलल रेज होंगी, देखो इस केस में क्या होगा, सारी आपकी पास होंगी कहां से? F2 से। आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, जितनी लाइट रेज आ रही हैं वो पहले F1 पे मीट कराओगे आप और फिर उसे आगे सेंड करोगे। क्लियर हुआ? तो ये अपीयर टू कम फ्रॉम। तो ये कौन कौन से लेंस हो गए? अब कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हो गया? क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्यों डाइवर्जिंग बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट रेज को अंदर की तरफ बेंड कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, सो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, आया समझ में? नाउ अब इसमें बेटा आपके जो रे डायग्राम्स हैं, तो कन्वेक्स में कितने केसेस हैं आपके? कन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं और कनकेव लेंस में 2 केस। कौन कौन से? पहला केस क्या है आपका? एट इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे लाइट रेज कैसे आएंगी? पैरेलल। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इंफिनिटी हो गई, इमेज पोजीशन क्या बनेगी बताओ? और नेचर एंड साइज टेबल बता रहा हूं मैं, सारे रे डायग्राम्स पहले की वीडियोस में भी है, वो भी देख लेना चाहे प्रॉपरली कैसे बनाने हैं। रूल्स आपके क्या क्या हैं? पहला रूल आपका, पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है वो कहां से पास होगी? अगर कन्वेक्स है F2 से, कनकेव है F1 से अपीयर करा के आपको आगे पास करवाना है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है? अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगी विदाउट बेंडिंग। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसमें वहां पे आपका कौन सा केस लग रहा है, याद करो, जो हमने स्टार्टिंग में अभी तीसरा डिफाइन किया था कि अगर कोई लाइट रे सीधा ऊपर से पास हो रही है नॉर्मल के अलोंग, तो वो स्ट्रेट पास कर जाएगी विदाउट डेविएशन। तो वही चीज यहां पे हो रहा है, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट पास हो जाएगी। क्लियर? दोनों में यही रूल सेम है, अगर कन्वेक्स हो या कनकेव हो, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी विदाउट डेविएशन। तीसरा रूल क्या है आपका रे डायग्राम्स बनाने के लिए, कि अगर कोई लाइट रे यहां पे F1 से पास होती हुई लेंस पे जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाएगी।
यहां वाले में क्या है कि अगर कोई लाइट रे F2 पे जा रही थी, क्लियर, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल, यानी फर्स्ट वाले केस का अपोजिट हो गया यहां पर। क्लियर है सारे रूल्स बेटा? इसी के बेसिस पर आपको बनाना है। पहला आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी, तो उसकी इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। कौन से वाले फोकस पे, F2 पे, कन्वेक्स लेंस में। नेचर और साइज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड। नाउ सेकंड केस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 2F1, 2F1 के बाद रखेंगे हम, तो उसकी इमेज हमारी कहां बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। सारे रे डायग्राम्स प्रॉपरली बना के देखना बेटा, ठीक है। दो रेज का हमें यूज करना होता है रे डायग्राम बनाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट के पॉइंट से, मतलब टॉप से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस F2 से पास कर जाएगी, और दूसरी रे ऑब्जेक्ट के टॉप से O से पास होती हुई स्ट्रेट करवा देंगे हम वो, क्लियर। और जहां पे आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर आपकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर। और अगर लेंस के राइट साइड बन रही है, तो वो उस इमेज का नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर। और साइज आपको अकॉर्डिंगली देखना है, और याद रखना चाहो तो क्या होगा इस केस में, डिमिनिश्ड। जो चीज क्लोजर होगी बेटा, उसमें आपकी छोटी इमेज बनेगी। देखो, आपका अगर ऑब्जेक्ट लेंस के क्लोजर ज्यादा देन इमेज, तब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होगा, इमेज का साइज बढ़ जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर है एज कंपेयर टू इमेज, तो इमेज आपकी छोटी बनेगी। अभी पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, इमेज कहां बन गई, फोकस पे। इमेज क्लोजर है ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा ही, तो इसलिए हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन गई। अब ऑब्जेक्ट का है बियॉन्ड 2F2, 2F2 का जो डिस्टेंस है, और इमेज कहां बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2, तो इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम हो गया, तो इमेज का साइज भी कम हो गया, डिमिनिश्ड बना। थर्ड केस आपका बेटा एट 2F1, 2F1 पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो इमेज हमारी यहां पे कहां बनेगी, एट 2F2, 2F2 पे बन जाएगी। अब दोनों तरफ से इक्वल है, तो क्या होगा, नेचर तो रियल इन्वर्टेड ही रहेगा, साइज सेम साइज बन जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है? देखो, ऐसे आप टेबल अपने माइंड में बिल्डअप कर सकते हो, क्लियर। थोड़ी थोड़ी सी चीज याद रखोगे, सारी टेबल आपकी बिल्डअप हो जाएगी। नाउ फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ केस क्या है, बिटवीन F1 एंड 2F1, या 2F1 एंड F1, तो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड 2F2। ये सेकंड केस का अपोजिट हो गया बेटा। सेकंड केस में जो बियॉन्ड 2F1 था आपका, उसका अपोजिट हो गया। जहां उसकी इमेज बन रही थी, अब वहां पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जहां पहले वाले का ऑब्जेक्ट था, वहां अब इमेज बन रही है हमारी, क्लियर। नाउ नेचर अगेन रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या होगा अब यहां पे, एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड। फिफ्थ केस आपका एट 2F1, सॉरी F1। अब ये फर्स्ट वाले केस का अपोजिट, जब फोकस पे इमेज बन रही थी, तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, इंफिनिटी पे था। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे हमें बनती हुई कैसे दिखेगी, पैरेलल आपकी लाइट रेज दिख जाएंगी, जो कभी मीट नहीं कर रही है, तो इसलिए हमने उसको एट इंफिनिटी बोल दिया। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है, साइज क्या हो जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड। उसके बाद सिक्स्थ केस आपका बेटा बिटवीन F1 एंड O, और ये केस सबसे अलग है आपका। इसमें क्या होता है, आपकी इमेज कहां बनेगी इसमें, एट सेम साइज, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, यानी आपकी लेफ्ट साइड में ही इमेज बनती हुई दिख जाएगी, क्योंकि आगे जाके लाइट रे मीट नहीं करेंगे, तो इसी तरफ आपकी इमेज बनती हुई दिख जाएगी। और नेचर क्या होगा उसमें, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्योंकि लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है। जो इमेज राइट साइड में ऑब्टेन्ड होगी आपको, वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और जो लेफ्ट साइड में ऑब्टेन्ड होगी, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और साइज क्या होगा उसमें, एनलार्ज्ड, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड नहीं, सिर्फ एनलार्ज्ड या मैग्नीफाइड, क्लियर। और ये केस आपको मैंने बताया भी था, कहां यूज किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में या माइक्रोस्कोप्स में,
ठीक है, जहां पर हमें इमेज बड़ी करके देखनी होती है वर्चुअली। ठीक है, नाउ कनकेव लेंस में सिर्फ दो ही केस है आपके। क्यों दो केस हैं, क्या रीजन है उसका? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें सब में सेम टाइप से ही हमें इमेज बनती हुई दिखेगी, इसलिए जो बाकी पांचों केस हैं उन सबको मिक्स करके एक केस बना दिया गया है। ठीक है, नाउ पहला केस क्या है आपका? एट इंफिनिटी। क्लियर? अब इसकी इमेज कहां बनेगी? एट F1। अब इसमें कहां पे बनेगी? F1 पे। बेटा देखो इसी वाले केस में बन रही है कि दो पैरेलल रेज है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है? F1 पे ही मीट कर रही हैं। और किस तरफ? लेफ्ट या राइट लेंस के? लेफ्ट साइड में। तो किस नेचर क्या हो बोलेंगे हम इसमें? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, एचडी क्वालिटी मत समझ लेना उसे, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, हाँ। देन दूसरा केस क्या है आपका? बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी या इंफिनिटी एंड ओ, कि हमने कहीं पर भी रख दिया लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट अपना कनकेव लेंस में, तो उसकी इमेज आपको कहां पे बनती हुई दिखेगी? बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में। क्यों भाई मंशु, नींद आ रही है? ऐसा क्या हो गया? बोरिंग टॉपिक चल गया क्या? फिर एसी की वजह आ रही है? हाँ, नेचर क्या होगा इसमें? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड। अश्वनी भाई तुम्हें भी नींद आ रही है, क्या बात है? उबासी को आने को तो नींद कहते हैं, और क्या कहते हैं? मतलब नींद आने का इंडिकेशन हो जाता है वो। ऑक्सीजन की कमी से उबासी आती है। सही में? एसएसटी पढ़ते हुए भी आती होगी। अच्छा, क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसमें मेन चीज देखो, कनकेव लेंस। अब आपका जो कन्वेक्स लेंस था उसमें मोस्टली इमेज आपके रियल इन्वर्टेड आई है, सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट किस में आई है? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F1 रखा गया। क्लियर? और कनकेव लेंस में आपकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा बेटा, कनकेव लेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज है देखो क्या, कि दोनों केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस बन रही हैं। सो इसका क्या मतलब है कि कनकेव हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेजेस ही बनाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख लो आप। क्लियर? और कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा था? सिर्फ एक जगह आपका वर्चुअल डायरेक्ट आ रहा था, कहां पे? जब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O रखा गया है। तो क्लियर होगा? सारे रे डायग्राम्स कैसे बनाने हैं प्रॉपर अपने आप बनाओ, उसके बाद टेबल अपने आप बनाओ पोजीशंस वगैरह देख के। और ये ध्यान दिमाग में रखो कि कहां पर आनी चाहिए, ये फिक्स्ड है पोजीशन। अगर रे डायग्राम्स आपके थोड़े बहुत चेंज हो रहे तो उसे एडजस्ट करके ठीक करो। क्लियर? सारे रे डायग्राम्स पक्का? डिस्टेंस बेटा रे डायग्राम्स में हमेशा इक्वल होने चाहिए, वो ध्यान रखना। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो आपके रे डायग्राम्स गलत हो जाएंगे वहीं पर ही। क्लियर? डिस्टेंस समझ गए कौन से? जब आप लेंस बना रहे हो तो ये कौन सा लेंस है? ऑप्टिकल सेंटर आपका सेंटर पे, प्रॉपरली लेंस के सेंटर पे। ठीक है, यहां से O से ही डिस्टेंस लेना है आपको F1 का, दैट इज 2 सेंटीमीटर ले लेना। F1 से फर्दर 2F1 लिया हमने, वो भी 2 सेंटीमीटर। O से F2 लिया इस तरफ, वो भी 2 सेंटीमीटर। और F2 से 2F2 वो भी 2 सेंटीमीटर। इसी तरह कनकेव लेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो कनकेव लेंस में भी पहले हमने ऑप्टिकल सेंटर बनाया। क्लियर? सेंटर की लाइन ज्वाइन करके तब आपको ऑप्टिकल सेंटर बनाना है। और अगेन F1 2 सेंटीमीटर पे, फिर F1 के बाद 2F1 भी 2 सेंटीमीटर पे, और इधर भी O से F2 2 सेंटीमीटर और F2 से 2F2 भी 2 सेंटीमीटर। क्लियर? चाहे कोई भी आप रे डायग्राम बना रहे हो, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स मिरर आप डिफाइन करने के लिए कर रहे हो, हमेशा आपको डिस्टेंस इक्वल बनाना है। हाँ, क्या हुआ? तो ये क्या कर रहा है? क्या चाबी से क्यों खेल रहा है? रख उसे बैग में। क्या हो गया? घर का ताला खुला छोड़ा है क्या? फिर चाबी क्यों निकाली तूने?
पेन निकालना चाहिए भाई, चाबी को निकाल रहा है। टाइम टाइम हो गया तो कोई बात नहीं, आधा घंटा और पढ़ लेंगे। हाँ 1 घंटा और हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ नाउ अब इसमें बेटा आपके लेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स करने के लिए लेंस फॉर्मूला क्या है आपका? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v का मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हाँ कौन बोल रहा है किसी को कुछ नहीं आता? u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अब तो सब ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे, क्या बात है? सेंटर की स्पेलिंग सुनाना। TR तो नहीं लिखता कोई? सेंटर भी होता है ना एक। उस सेंटर का मतलब क्या होता है TR का? हाँ F का मतलब फोकल लेंथ ऑफ क्या? अब यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर तो नहीं बोलने वाले, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा अब इसमें साइन बेटा U क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव यूज करना है हमें, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। V नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो नेगेटिव होने का मतलब हमारे को क्या पता चलेगा? कि इमेज हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है। नेगेटिव होने का मतलब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन रही है, क्यों? क्योंकि इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड इमेज आती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस होती हैं। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो जब आपने सॉल्व किया और उसके बाद v का साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो उससे आपको नेचर पता चल जाएगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेचर पता चल जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव के अलावा तो कोई साइन नहीं आते ना, पक्का? उसके बाद बेटा फोकल लेंथ का साइन, कौन से फोकल, किस लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव होता है बताओ? कनकेव का नेगेटिव और कन्वेक्स का पॉजिटिव। और ऐसा क्यों? वो आपका अगेन को फिगर में ही है, जिसका जिस तरफ F फोकस पड़ता है पहले वाले सरफेस का, वो वाला हमें काउंट करना है। पहले वाले सरफेस का कन्वेक्स का राइट साइड पड़ता है, तो कन्वेक्स में पॉजिटिव होगा। क्लियर? कन्वेक्स का फोकल लेंथ पहले वाले सरफेस का राइट साइड को पड़ता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। लेंस में पता ना ये चीज, देखो लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। चाहे कोई भी लेंस या कोई भी मिरर आप कर रहे हो, साइन कन्वेंशन सेम है आपके। क्लियर? देन उसके बाद बेटा एक और फॉर्मूला है आपका मैग्निफिकेशन का। क्या है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? HI/HO विच इज फर्दर इक्वल्स टू V/U। अब HO क्या है हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। हमेशा हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखेंगे, तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा करण? कुछ हो ना हो चाबी नहीं छूटेगी आज, है ना? हाथ में दर्द है इसलिए चाबी घुमा रहे हो। एक्सरसाइज, चाबी वाबी बैग में डाल लिया करो, फोन वगैरह, ठीक है? क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, वंश तो बैठा है, वंश जाने के लिए बोल ही नहीं सकता, उसे चैप्टर कवर करना है आज। HI का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज, ठीक है? और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है हमेशा या नेगेटिव होती है? दोनों ही हो सकती है। अगर ऊपर की तरफ बन रही है तो पॉजिटिव है, अगर इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही है तो पॉजिटिव है। तो अगर ऊपर की तरफ बनेगी तो नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यानी आपके वर्चुअल एंड डायरेक्ट केसेस में आपकी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आएगी, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि वो रियल एंड इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन का साइन भी क्या पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब भी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है। मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है।
मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका क्या मतलब है? इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, यानी अगर हमें ग्रेटर देन 1 देखना है तो वहां पे साइन नहीं देखना है। अगर 1 से बड़ा है तो क्या हो रही है? मैग्निफाइड इमेज बन रही है। 1 से छोटा है तो क्या हो रही है? m 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। और m 1 के इक्वल हो गया तो क्या होगा? सेम साइज। अगर m इक्वल्स टू 1 है तो सेम साइज बन रही है। क्लियर? आया समझ में? यही न्यूमेरिकल्स है। न्यूमेरिकल्स में कभी भी आपको साइन नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में। u का साइन हमें अपने आप लेना है, जो कि नेगेटिव ऑलवेज। फोकल लेंथ जिस टाइप का लेंस है उसके अकॉर्डिंग साइन लेना है। अगर इमेज की बात बोली गई है हमें, तो हमें प्रॉपरली वहां पे पढ़ना है किस टाइप की इमेज वो बन रही है, रियल इमेज बन रही है या वर्चुअल बन रही है। अब आपको सपोज कनकेव लेंस दिया और इमेज के बारे में नहीं बताया, इमेज डिस्टेंस दे दिया, तो आप सबको पता है कनकेव लेंस किस टाइप की इमेज बनाता है। ये देखो सोते हुए जाग रहे हैं। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। तो कनकेव लेंस में जो V का साइन होगा वो ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। कनकेव लेंस में V का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, U भी नेगेटिव होगा कनकेव लेंस में। आया समझ में? तो ये चीज आप पहले से प्रिडिक्ट भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम्स। अगर आपके माइंड में रे डायग्राम्स क्लियर है तो, कि किस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग इमेज पोजीशन कहां पर होती है। क्लियर हो गया सारी चीज? उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका क्या था? पावर ऑफ अ लेंस। सो पावर ऑफ लेंस में पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है आपका? पावर ऑफ लेंस इक्वल्स टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस का मतलब भी मैंने आपको लास्ट क्लास में क्लियर किया था। क्या था? कि कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज आपका लेंस कर सकता है, उसको हम पावर बोलेंगे। अब पावर का मतलब सिंपली हिंदी में क्या होता है? ताकत। अब ज्यादा ताकत किसकी बोलेंगे? जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है। अब आपका जब कन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइट रे आती है पैरेलल, कहां से पास होती है? F1 से, F2 से, F2 से पास होती है बेटा आपकी लाइट रे। अगर हम इस फोकस को और क्लोजर कर दे लेंस के, तो ज्यादा कन्वर्ज होगी या कम कन्वर्ज होगी? तो अगर हम फोकल लेंथ को कम कर दे तो पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। क्लियर? अब पावर की ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इज डायोप्टर। ठीक है? और ये डायोप्टर में कब आती है? जब हम फोकल लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर्स में। तो 1 डायोप्टर अगर किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलोगे? 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर है जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर है। क्लियर हुआ? याद रहेगा। किसकी पावर पॉजिटिव होती है और किसकी पावर नेगेटिव होती है? कनकेव लेंस में पावर क्या होगी? नेगेटिव। और कन्वेक्स लेंस में पावर पॉजिटिव। क्लियर? और इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। पावर दिया हो, उससे हमें बताना है नेचर ऑफ लेंस क्या है और उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए एफ को इधर भेज देंगे, पी इधर भेज देंगे। और नेचर ऑफ लेंस ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर नेगेटिव है पावर, इट मींस वो कनकेव लेंस है। नेचर ऑफ लेंस का मतलब यही है कि आपसे पूछा गया है कि वो कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। क्लियर? तो नेचर ऑफ लेंस आप साइन देख के डिसाइड करोगे कि वो कौन सा लेंस है। याद रहेगा? तो पावर के साइन से हमें डिसाइड करना है वो किस टाइप का लेंस है। कंप्लीट पूरा चैप्टर? चलो, ऑल द बेस्ट।